हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12 हम शुरू कर चुके हैं। ये हमारा उसका सेकेंड वीडियो है। पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, जिन्हें कि हम मेटेलिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को डिस्कस किया था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आए। तो आज हम बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस को हम आयोनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में जो कंडक्टेंस होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ यहाँ पे आयंस भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैटर का भी ट्रांसफर होता है। तो अब ये कंडक्टेंस को समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। इन चारों में बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो पहले इसी को क्लियर करते हैं। अब देखिए, रेजिस्टेंस से तो आप सभी वाकिफ़ हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से आप फिजिक्स की लैब में इसको कैलकुलेट भी करते हैं, वहाँ पे आप मेटेलिक वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के लिए कंडक्टेंस को मेज़र करेंगे तब आपको, अब वायर तो आप ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का। तो उसके लिए फिर आप कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ अटैच करते हैं और उसका सेल कांस्टेंट आपको ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के मेजरमेंट में एक बेसिक डिफरेंस है। तो शुरुआत करते हैं पहले रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आप जानते हैं, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। क्या है? इट इज़ द लेंथ, ठीक है। और A क्या है? क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका? जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसका, ठीक है। तो आप वायर लेते तो वायर के लिए लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना आपके लिए आसान है, लेकिन कंडक्टिविटी सेल में वो जो हम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं ना, उसके हिसाब से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, R इज इक्वल टू रो L/A। अब देखिए यहाँ पे रो की एंट्री हुई है, इसे बोलते हैं हम रो, और ये कहलाता है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, और रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका दूसरा नाम होता है रेजिस्टिविटी। अब देखिए, आर की यूनिट तो आप सब जानते हैं, आर की यूनिट ओम, बच्चा जानता है, जिसे इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे निकालें? तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। अब इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर में हो गई, ये हो गया मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई, रो की यूनिट हो गई ओम मीटर, ठीक है। ये SI यूनिट है, सेंटीमीटर में भी आप ले सकते हैं, पर वो SI यूनिट नहीं होगी। तो ये चीज़ें क्लियर है। अब देखिए, रो R के इक्वल कब होगा? जब आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिया है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ हो 1 मीटर, देन रो विल इक्वल टू R। और हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट is equal to its resistance when its length is 1 meter and its cross section area is 1 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर है, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे हम रेजिस्टिविटी कह के भी बुलाते हैं, इसकी यूनिट भी हमने यहाँ क्लियर कर दी है। देखो, ये चीज़ आप एकदम क्लियर रखिए, अगर कन्फ्यूज़न होगा तो न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे इसको हम लाइन यहाँ लगा देते हैं। अब एंट्री होती है कंडक्टेंस की, CONDUCTANCE, कंडक्टेंस, जिसको G से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये G क्या होता है? G इज इक्वल टू 1/R। सो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो ये भी बड़ा आसान है। अब देखिए,
इसकी यूनिट क्या होगी कंडक्टेंस की? जब आर की यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। और आप इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स। अब देखो ओम इनवर्स, इसको मैं मोहो भी लिख सकती हूँ और इसकी यूनिट होती है मोहो। लेकिन इन सब से ज़्यादा जो इसकी यूनिट यूज़ की जाती है वो होती है सीमेंस। सीमेंस, और जिसे डिनोट करते हैं हम एस से। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो कंडक्टेंस इट इज इक्वल टू 1/r और इसकी यूनिट होती है सीमेंस। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमारी क्लियर है। ठीक है, कंडक्टिविटी जिसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं और इसका दूसरा नाम होता है कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसी तरह कंडक्टेंस से स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये कप्पा, इसको कप्पा बोलते हैं। इट इज इक्वल टू 1/रो। रो क्या है आपका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो निकाल सकते हैं हम इसकी वैल्यू। देखिए 1/रो की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? यहाँ से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, तो अब आपका रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। सो 1/रो इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। अब ये 1/R किसके इक्वल होता है? कंडक्टेंस के इक्वल होता है। सो दिस इज इक्वल टू कंडक्टेंस और L/A की वैल्यू होती है सेल कांस्टेंट। और ये 1/रो किसके इक्वल होता है? कप्पा। दैट इज योर कंडक्टिविटी। तो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आती है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब आप इसकी यूनिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जी, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? सीमेंस। और सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? L/A। तो अगर मीटर में लेते हैं तो मीटर इनवर्स। ठीक है, तो देखिए दो तरीके की कंडक्टिविटी होती है। एक तो होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एक तो होती है कंडक्टिविटी, और दूसरी होती है मोलार कंडक्टिविटी। हाँ, तो मोलार कंडक्टिविटी को हम λm से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कंडक्टिविटी को K से। तो उसकी यूनिट अलग होती है, तो आप यूनिट देख के भी पहचान सकते हैं। तो अब इन सबको मैं एक चार्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इन सब के सिम्बॉल्स और इनकी यूनिट लिख दी है। देखिए इस टॉपिक में हमारा न्यूमेरिकल्स पे फोकस ज़्यादा रहेगा क्योंकि आते तो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स ही हैं। अब न्यूमेरिकल्स में आप इक्वेशंस लिखने में गड़बड़ी ना करें, उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/G कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस है और एक कंडक्टेंस है। इसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये 2 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप एट द मोमेंट भी वहाँ पे इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। कैसे? R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, R इज इक्वल टू रो L/A। अब बाकी सारी चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी, आप ट्राई करके देखिए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बात करते हैं कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के लिए ये सब हम डेराइव कर चुके हैं। अब मान लीजिए कंडीशन कुछ इस तरीके से है, जो आपने मटेरियल लिया उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या होगा? K विल इक्वल टू G। सो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, मटेरियल अगर वायर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे? द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यूनिट वॉल्यूम जैसे कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 1 क्यूबिक मीटर, उस वॉल्यूम में जो आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उसे ही हम कप्पा कहेंगे। ठीक है, सो इट इज स्पेसिफाइड फॉर यूनिट वॉल्यूम।
अब सोचिए अगर आपने इस सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट किया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को तो क्या होगा, तो यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे वो कम हो जाएंगे और उस वजह से हम ये कह सकते हैं ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी कप्पा डिक्रीजेस। अब बात करते हैं मोलार कंडक्टिविटी की। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए ये जो टर्म है कंडक्टिविटी कप्पा इट इज़ नॉट प्रॉपर, तो उसके लिए फिर हमने मोलार कंडक्टिविटी का इंट्रोडक्शन किया, क्योंकि इस पे आना डाइल्यूशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, अब आप उसे चाहे 400 ml में डिजोल्व कीजिए या 500 ml में या 600 ml में, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो भी कंडक्टेंस शो करेगा इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसको हम बोलेंगे उसकी मोलार कंडक्टिविटी। तो ये दोनों कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए दोनों किस तरीके से रिलेटेड है। एक्चुअल में पहले हम कप्पा को कैलकुलेट करते हैं और कप्पा के कैलकुलेट करने के बाद हम लैम्डा एम को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है वो मोलारिटी में दिया होता है, दैट इज मोल पर लीटर। लेकिन कप्पा की यूनिट क्या होती है, आप देख सकते हैं ये दोनों यूनिट कप्पा की होती है, सीमेंस पर सेंटीमीटर। ठीक है तो आप क्या करेंगे, अगर के की यूनिट सीमन पर सेंटीमीटर में है और सी की यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होगी, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इक्वेशन आपको इनपुट करनी पड़ेगी। और अगर कप्पा की यूनिट सीमन पर मीटर में दी हुई है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को स्टार मार लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसका भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब मोलार कंडक्टिविटी अगर हम बात करें तो डाइल्यूशन से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और बढ़ जाएगा, और अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए मोलार कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से इंक्रीज होती है, जबकि कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन से अपोजिट इफेक्ट आता है, वो डिक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं कि मोलार कंडक्टिविटी या फिर ये जो कंडक्टिविटी है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको मेज़र कैसे किया जाता है। उसके लिए हमें पहले समझना होगा कंडक्टिविटी सेल को, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ अटैच करके हम कंडक्टिविटी सेल में जो सॉल्यूशन लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। और जब उसका रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है और कंडक्टिविटी सेल का अगर हमें सेल कांस्टेंट पता हो तो हम बड़ी आसानी से कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। एक दो न्यूमेरिकल करके उसको हम समझेंगे। Here we can see the conductivity cell. It consists of a glass tube with 2 platinum plates coated with a thin layer of finely divided platinum black. This cell is dipped in a solution whose resistance is to be measured. अब यहाँ पे आपको ये जो 2 वायर दिखाई दे रहे हैं, इन 2 वायर्स को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट करते हैं और कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस हम मेज़र करते हैं। अभी हमने कंडक्टिविटी सेल को डिस्कस किया था, तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी इसको हमने 3 स्टेप्स में इसको हम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंडक्टिविटी सेल के अंदर क्या करते हैं, KCl का सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमें पता होती है और उसकी कंडक्टिविटी भी हमें पता होती है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इस कंडक्टिविटी सेल के ये जो 2 वायर है ना, इनको हम व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ अटैच कर देते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज हमें एक रेजिस्टेंस की रीडिंग देता है। दिस R1 इज़ फॉर दिस KCl सॉल्यूशन, मतलब कंडक्टिविटी सेल के अंदर आप जो भी सॉल्यूशन लेंगे उसका रेजिस्टेंस हमें व्हीटस्टोन ब्रिज बता देगा। तो अब हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इज कंडक्टिविटी ऑफ दिस KCl सॉल्यूशन, इट इज़ नोन, एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस KCl सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो कंडक्टिविटी सेल है इसका सेल कांस्टेंट हम पहले यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल। पहला टास्क ये हो गया।
अब दूसरे टास्क में हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिविटी सेल में से KCl सॉल्यूशन को निकाल देते हैं और उसमें हम वो सॉल्यूशन भरते हैं जिसका कि हमें कंडक्टिविटी मेज़र करना है। तो अब हमने इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को इस कंडक्टिविटी सेल में फिल कर दिया है और इसके ये जो वायर्स हैं इनको व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ अटैच कर दिया है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज हमें एक रीडिंग देता है रेजिस्टेंस की R2। अब ये किसके लिए, दिस रेजिस्टेंस इज़ फॉर दिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं क्योंकि सेल कांस्टेंट हम ऑलरेडी इसका यहाँ पे निकाल चुके हैं। सो फिल द कंडक्टिविटी सेल विद द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन whose kappa is to be determined. So here kappa is equal to L upon A into 1 upon R. L upon A हम इस स्टेप में निकाल चुके हैं और ये R की वैल्यू हमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज से मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम कप्पा की वैल्यू निकाल लेते हैं और अगर आपको कप्पा पता है तो लैम्डा m की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे। अब अगर इसकी यूनिट इसमें है सीमेंस है पर सेंटीमीटर में तो आपको यहाँ पे 1000 K/C करना पड़ेगा और जो लैम्डा m की यूनिट आएगी इट विल बी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सब मेज़र करते हैं। अब इन तीनों स्टेप को किस तरीके से न्यूमेरिकल में यूज़ किया जाता है उसके लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो द क्वेश्चन इज द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ 604 ohms एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कंडक्टिविटी सेल में जो हमने KCl सॉल्यूशन लिया है उसका रेजिस्टेंस 604 ohms है। The same cell containing 0.01 molar AgNO3 gives resistance of 6530 ohms। मतलब अब हमने कंडक्टिविटी सेल में से KCl को निकाल दिया है और 0.001 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन जब उसमें फिल कर दिया तो उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है व्हीटस्टोन ब्रिज से दैट इज 6530 ohms। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो सॉल्यूशन है 0.01 मोलर AgNO3 वाला, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। तो स्टेप वही फॉलो करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप मेजरमेंट द सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है, L अपॉन A इंटू रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन। तो कंडक्टिविटी यहाँ पे आपको गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 604 इंटू 0.00141 दैट इज इक्वल टू 0.852 सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट देखिए L अपॉन A तो सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। ठीक है, फर्स्ट टास्क हो गया। स्टेप 2, अब हमने क्या किया, सेल में KCl की जगह AgNO3 सॉल्यूशन फिल कर दिया जिसकी की कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। तो AgNO3 सॉल्यूशन के लिए अब हम निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। AgNO3 सॉल्यूशन के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है दैट इज 6530। ठीक है, और L अपॉन A यहाँ हमने निकाल ही लिया है 0.852 डिवाइडेड बाई 6530। तो इसकी वैल्यू आती है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो KCl सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन के लिए हमने कंडक्टिविटी निकाल लिया है। अब स्टेप थर्ड में हम इसके लिए मोलार कंडक्टिविटी निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू K AgNO3 डिवाइडेड बाई C। ये किसका, AgNO3 का। तो निकाल लेते हैं 1000 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 0.001 10⁻⁻3। तो इसकी वैल्यू आएगी 130 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर इसे आप इसी तरह की से भी लिख सकते हैं पर मोल। स्टेप्स फॉलो कीजिए बिना गलती किए हुए और बड़ी आसानी से 3 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। तो अगले वीडियो में कोलरॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।